हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स लाए गए हैं, बदलाव लाए गए हैं एजुकेशन सेक्टर में, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या वो स्कूल एजुकेशन हो। चलिए देखते हैं। एजुकेशन पॉलिसी जो है ये पहली बार 1948-49 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद इसमें चेंजेस होते रहे और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के नाम से ये 1968 में एक बार बनाया गया। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसके अंदर एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के अंडर आता है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में दोबारा से इसमें रिफॉर्म लाए गए। उसके बाद 1992 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। उसके बाद एक कमेटी TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई। उसके बाद अभी के कस्तूरी रंजन कमेटी ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है और उसके बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ये जो पॉलिसी है इसके लिए ग्राम पंचायत से कंसल्टेशन किया गया, ब्लॉक से किया गया, ULB से किया गया, डिस्ट्रिक्ट से किया गया। तो काफ़ी जगह कंसल्टेशन करने के बाद में और डायलॉग हुए बिटवीन MPs, उसके बाद में जो है ये बिल जो है वो पास हुआ है। तो इसके अंदर जो मेजर रिफॉर्म्स जो कि हायर एजुकेशन में आए गए हैं वो है कि एक तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2035 तक लाया जाएगा और एक इसमें होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा कि एक तो जो भी मेजर सब्जेक्ट किसी ने ले रखा है, जैसे सपोज़ कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका मेजर सब्जेक्ट तो इंजीनियरिंग हो गया, लेकिन अगर वो साथ में कुछ और सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, जैसे सपोज़ किसी का फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है या फिर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो अर्लियर ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन अब ड्यू टू दिस चेंज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के बाद कॉलेजेस को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल कराए कि कोई अलग डिफरेंट फील्ड ऑफ में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हों कि उसमें वो बच्चा किसी चीज़ में और वो सब्जेक्ट ले सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलेगा और इसमें मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन होगा। जैसे कि अगर कोई 2 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में एग्ज़िट लेता है तो उसने जो भी क्रेडिट सिक्योर किए होंगे वो क्रेडिट उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में सिक्योर हो जाएंगे, कि उसने जितने भी क्रेडिट 2 साल के दौरान सिक्योर किए वो उसके वहाँ पर स्टोर रहेंगे और वो बाद में जब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगा तो वो उन क्रेडिट्स को इस्तेमाल करके वो जो 2 साल की उसकी पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगी, उसके बाद उसको वो कंटिन्यू कर सकता है। और इसमें मल्टीपल एग्ज़िट ऑप्शंस भी रहेंगे, जैसे कि अगर कोई एग्ज़िट करता है UG प्रोग्राम के अंदर सपोज़ 1 साल के बाद में, तो उस 1 साल के बाद में भी उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर कोई 2 साल के बाद में एग्ज़िट करता है तो 2 साल के बाद में भी उसको एक डिप्लोमा मिल जाएगा, जिससे कि उस छात्र की उतने समय की जो भी स्टडी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। उसको उस हिसाब के उसको कोई ना कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जो भी मिल सकता होगा वो मिल जाएगा और उसको वो आगे लाइफ में यूज़ कर सकता है। और इसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे उसमें जो रिसर्च इंटेंसिव और टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस होंगे और मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर या तो हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर नियर बाई एवरी डिस्ट्रिक्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी होगा, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ साथ अगर किसी अदर फील्ड में भी इंटरेस्ट है, सपोज फील्ड से हटकर जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक या किसी स्पोर्ट्स में, तो वो भी चीज़ को साथ में परस्यू कर सके, ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी।
और क्या रिफॉर्म है हायर एजुकेशन में, एक तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगा जिसके अंदर कॉलेजेस को ग्रेड्स मिलेंगे, जैसे A+ ग्रेड मिल जाएगा, A ग्रेड मिल जाएगा और B ग्रेड मिल जाएगा। तो इसमें जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है इसी हिसाब से उनकी एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको मिलेगी। उसी हिसाब से उनके जो भी ग्रेड होगा उस हिसाब से। अब जैसे ग्रेड A+ है तो उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, पावर मिलेगी डिसीजंस लेने की, और ग्रेड A को उसके बाद में। और जो ग्रेड B है उसको बोला जाएगा कि इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि वो भी आगे अच्छे से काम कर सके। जैसे अभी कई सारी बॉडीज़ हैं, जैसे UGC है और AICTE है, तो ये सारी बॉडीज़ जो हैं ये मॉनिटर करती हैं, रेगुलेशन तय करती हैं किस हिसाब से किस कॉलेज को एफिलिएशन मिलेगा। लेकिन अब क्या होगा कि एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा जो कि लेकिन वो एक्सक्लूड करेगा लीगल एंड मेडिकल को, और ये सबके लिए एक कॉमन रेगुलेटर होगा जो कि एक सेल्फ डिस्क्लोज़र ऑनलाइन होगा, सेल्फ डिस्क्लोज़र बेस्ड, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा अप्रूवल का। नॉर्मल इंस्पेक्शन वाला सिस्टम जो अभी है वो नहीं रहेगा, तो ये काफ़ी फेयर सिस्टम रहेगा फिर। और एक कॉमन नॉर्म्स बनाए जाएंगे, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट कैसा भी हायर एजुकेशन सिस्टम हो, इंस्टीट्यूट हो, सबके लिए कॉमन नॉर्म्स होंगे। और जैसे फ़ीस वगैरह जो होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की वो भी कॉमन होंगी, उनके लिए भी एक कॉमन बोर्ड होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, उसके तहत ही इनकी फ़ीस डिसाइड होंगी, जिससे कि कोई भी अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा करके किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो छात्र को। और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में उसको 6% ऑफ द GDP तक लाया जाएगा जल्द से जल्द, जो कि एट प्रेजेंट 4.43% पर है, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसको जल्द से जल्द 6% ऑफ द GDP तक लाया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में, जिससे कि एजुकेशन को और इम्प्रूव किया जा सके। और जो रिफॉर्म्स हैं वो किए गए हैं, एक तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित किया गया है। इसमें जो भी बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए फंडिंग दी जाएगी, जिससे कि इनोवेशन और पेटेंटिंग में इंडिया आगे जा सके। और जो स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इवॉल्व करेंगे इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी, जिससे कि कई सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द मेजर some minor subjects all can also be taken, so that all the things along main thing and along with that interest can also be, interest को भी साथ में लेकर के जाया जा सके। और जो करंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको रीनेम किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। तो इसमें जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और लैंग्वेजेस, कल्चर एंड वैल्यूज़ में फोकस होगा ऑन द लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। और साथ ही साथ प्रमोट किया जाएगा ट्रेडिशनल आर्ट्स, जो भी लोक विद्याएँ होती हैं उनको, जो कि पीछे छूट जाती हैं, लेकिन उनको भी प्रमोट किया जाएगा और लैंग्वेज पर खास ध्यान दिया जाएगा। और जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशन के फील्ड में किया जाएगा मेनली इन चीज़ों में, जैसे एजुकेशन की प्लानिंग में और टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में। अभी जैसे कि असेसमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही है टीचिंग में, तो उसके लिए इस चीज़ को किया जाएगा। इसमें जो असेसमेंट है वो सेमेस्टर वाइज या फिर मिड सेमेस्टर वाइज किया जाएगा, जिसके अंदर 360 डिग्री इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट हो सके, जिसके अंदर सेल्फ डिस्क्लोजर होगा और मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस का इसमें प्रोविज़न होगा। और इसमें इंक्रीज्ड एक्सेस होगा टू द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स।
अब वो डिसएडवांटेज चाहे इकोनॉमिकल बेसिस पर हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो होते हैं उनके बेसिस पर हो, तो उनको इंक्रीज्ड एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। जैसे दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स लॉन्च किए जाएंगे जो कि दिव्यांग्स के लिए फ्रेंडली यूजेबल हों और वो इजीली एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। और जो ई कंटेंट है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि इंग्लिश में तो ज़्यादातर होता है सारा कंटेंट, हिंदी में भी हो जाता है कुछ जगह, लेकिन और लैंग्वेजेस में नहीं हो पाता है। तो अभी क्या है कि और भी रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट, ई कंटेंट मिलेगा, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, ये सभी लैंग्वेजेस में। और जो वर्चुअल लैब्स हैं उसका प्रोविज़न भी लाया जा रहा है। जैसे कि अभी आईआईटी मद्रास ने वर्चुअल लैब्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिया है, जिसमें क्योंकि क्या है कि हर जगह लैब्स अवेलेबल नहीं होती हैं और इसलिए लैब्स को अवेलेबल कराए जाने के लिए क्या है कि सिमुलेटर बेस्ड लैब्स का उपयोग किया जाएगा और एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा लैब का वर्चुअल तरीके से। और एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो भी टीचिंग स्पेशलिस्ट हैं और टेक्नोलॉजिकल स्पेशलिस्ट हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस चीज़ को लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ जो मेजर रिफॉर्म्स जो कि स्कूल एजुकेशन में किए जा रहे हैं वो ये हैं कि एक तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन किया जाएगा जो कि हमारा 3 to 6 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। और उसके बाद नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत जो भी स्टूडेंट्स 6 to 9 ईयर्स के हैं, जो 1st to 3rd क्लास में होंगे, उनके लिए ये होगा कि वो लिटरेसी वो पढ़ सकें और वो बेसिक न्यूमरेसी मैथ्स को समझ सकें, उसके लिए किया जाएगा। और अभी जो करंट हमारा सिस्टम है जो कि 10+2 है, उसकी बजाय अब एक सिस्टम है 5+3+3+4 करिकुलम को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि पहले के जो 6 to 18 ईयर्स का करिकुलम था उसकी बजाय 3 to 18 ईयर्स की एज ग्रुप के लिए होगा, जिसके अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं वो प्री प्राइमरी से लेकर 1st और 2nd क्लास तक, और जो फिर उसके बाद 3rd to 5th क्लास तक, उसके बाद ये जो 3 ईयर्स हैं ये 6 to 8th क्लास तक, उसके बाद ये 9 to 12th क्लास तक। और इसमें जो 6th क्लास से ही मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड करने के लिए 21st सेंचुरी स्किल्स को सिखाया जाएगा, जैसे कि कोडिंग सिखाई जाएगी फ्रॉम द 6th क्लास ओनली, जिससे कि मैथमेटिकल और साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड हो जाए बच्चे का होए। और भी कई सारी वोकेशनल ट्रेनिंग भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, वो भी 6th क्लास से ही होगी। इसमें कोशिश ये रहेगी कि स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको सेम लेवल पर लाया जाए, और जिससे कि सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ अवेलेबल हो। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है ये 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए 10 डेज़ बैगलेस डेज भी अलाउड किया जाएगा, जिसमें कोई इंटर्नशिप कर सके बच्चा कहीं नियर बाई क्राफ्टमैन के पास जाकर के, जिसमें उसे कुछ सीखने का मौका मिले, वोकेशनल ट्रेनिंग हो पाए उस बच्चे की फ्रॉम द 6th क्लास ऑनवर्ड्स। और एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कुछ 3-4% जो कि हाईली इंटेलिजेंट और जीनियस बच्चे होते हैं, उनके लिए भी इसमें एक प्रोविज़न है। और उसके बाद जेंडर इंक्लूजन फंड, जो कि फीमेल एजुकेशन को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए अलग से इसमें प्रोविज़न है।
और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, रिडक्शन इन करिकुलम टू द कोर कंसेप्ट्स ओनली, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाहर का कुछ पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता है, ना ही कोई लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स सीखने के लिए बच्चे के पास कभी टाइम ही नहीं होता है। तो इसके लिए जो करिकुलम है उसको मिनिमाइज़ किया जाएगा, कम से कम किया जाएगा, जिससे कि बच्चा आराम से करिकुलम के साथ साथ लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स पर भी ध्यान दे सके। और जो स्कूल एजुकेशन में चेंजेस लाए जाएंगे वो है कि एक तो जो करिकुलम है उसको थोड़ा चेंज किया जाएगा, और जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कम किया जाएगा, और बोर्ड एग्जामिनेशंस को रट्टाफिकेशन की जगह नॉलेज के एप्लीकेशन पर बेस्ड रखा जाएगा, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को कितना अप्लाई कर पा रहे हैं बच्चे, उस चीज़ को टेस्ट किया जाएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशंस हो सकता है कि साल में 2 बार हो, 2 टाइम्स एग्जामिनेशन, और 360 डिग्री इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स पर भी जोर दिया जाएगा। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है टिल ग्रेड 5 और प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8, वो होम लैंग्वेज में रहेगा, मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेजेस में रहेगा। और एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड बनाया जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट में क्या होता है कि एक रिपोर्ट कार्ड, नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें मार्क्स होते हैं और एक लाइन लिखी होती है कि इस बच्चे को और मेहनत करनी चाहिए या इस टाइप का कुछ। तो अभी क्या है कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड बनेगा, जिसमें कि 3 लेवल्स ऑफ ग्रेडिंग होगी। एक तो जो बच्चा खुद है वो अपने आप को खुद ग्रेड करेगा, उसके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं वो उसे ग्रेड करेंगे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो टीचर्स हैं वो उस बच्चे को ग्रेड करेंगे, और उसके साथ ही टीचर्स गाइड करेंगे कि इसको कौन सा स्किल में इसे और इम्प्रूव करना चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए स्टडीज़ के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके। तो इस हिसाब से, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बेस्ड होगा। तो उससे क्या होगा कि जब बच्चा 15 साल की स्कूलिंग के बाद में जब निकलेगा तो उसके पास में अपना एक अच्छा खासा रिकॉर्ड होगा, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, उस पर बेस्ड उसे आइडिया होगा कि उसने क्या क्या सीखा है, उसने कैसे परफॉर्म किया है, तो काफ़ी कुछ एक आइडिया होगा उसके पास। तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक तो हम उसके प्रोग्रेस को रिकॉर्ड ट्रैक करेंगे, और साथ में उसके लर्निंग आउटकम्स पर भी नज़र होगी। तो इसमें क्या है कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, उसने PARAKH को स्टार्ट किया है, और NTA जो है ऑफ़र करेगा एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये कंपलसरी नहीं होगा सारे कॉलेजेस के लिए कि वो ऐसे एक्सेप्ट करें, लेकिन वो ऐसे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं टू गिव एडमिशन इन द कॉलेजेस फॉर स्टडीज़, और चाहें तो वो अपना अलग से एंट्रेंस भी ले सकते हैं, और या तो वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ऑफ़र किया जा रहा है इसके द्वारा कॉलेजेस में एडमिशन दे सकते हैं। तो इसका जो मेन गोल है, आउटकम ये होगा इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, कि 2030 तक जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक यूनिवर्सलाइज किया जाएगा सबके लिए बाय 2030, और ये किया जाएगा अलॉन्ग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ। और उसके बाद अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन, ये 2025 तक किया जाएगा, जो कि सभी 1st to 3rd तक के बच्चे के लिए होगा। और उसके बाद 100% GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030, ये अचीव करने का टारगेट है। और वापस लाया जाएगा उन 2 करोड़ बच्चों को जो कि स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं। और टीचर्स को प्रिपेयर किया जाएगा असेसमेंट के लिए नए तरीके से 2023 तक। और एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030 तैयार किया जाएगा। और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का मेन फोकस रहेगा
कि वो टेस्ट करे कोर कंसेप्ट्स को और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को। और जब हर बच्चा जब स्कूल से पास आउट होगा तो वो एक स्किल में बहुत अच्छा सीख चुका होगा, इस चीज़ को भी किया जाएगा। और कॉमन स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे लर्निंग के, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी के लिए। तो आज हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाए गए हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो या फिर वो स्कूल एजुकेशन में हो। और बाकी इन चीज़ों को हम एक्चुअली प्रैक्टिकल में होते हुए देखेंगे कुछ ही टाइम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe to the channel to get the notification of new videos on this channel. Thank you.